हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी में वासनिक सर आपको आज पढ़ा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमने अब तक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स देखे थे, बॉडी पार्ट्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले पार्ट्स और उनका डिस्क्रिप्शन देखे थे। साथ में हमने कुछ नॉर्मल वैल्यू के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसमें किस तरह का ये प्रोसेस काम करती है जिसकी वजह से ये हमें रेस्पिरेशन करना जरूरी होता है, वो हम जानेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? मतलब हम रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण है, वो कारण, वो प्रोसेस ये हमें देखना है। इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम 4 स्टेप देखेंगे। कितने देखेंगे? 4। पहला है हमारा ब्रीथिंग, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथा है हमारा वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमें देखने हैं अंडर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हम ये 4 पॉइंट देखेंगे किसके अंडर कैटेगरी में? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की कैटेगरी में हम 4 पॉइंट देखेंगे। अब हमारा जो पहला पॉइंट है जिसे हम लिखे हैं ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं तो ये हो गया ब्रीथिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। मतलब हम इंस्पायरेशन भी कर रहे हैं और एक्सपायरेशन भी कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग मतलब द प्रोसेस इन विच वी एक्सचेंज द गैसेस इन एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर हम इस तरह से उसको डिफाइन करें तो किस तरह से? इट इज द प्रोसेस इन विच exchange of gases takes place between body and environment। ब्रीथिंग हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस between body and environment, in and out of gases means in and out of gases, इसे भी हम ब्रीथिंग बोल सकते हैं। अब ब्रीथिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या ब्रीथिंग प्रोसेस को हम 2 प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ब्रीथिंग को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ब्रीथिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हम देखेंगे वो है इंस्पायरेशन, जो हमने इसके पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने? हम क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, मतलब ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हम श्वास ले रहे हैं, मतलब हो गया इंस्पायरेशन। और हम सांस छोड़ रहे हैं, एनवायरनमेंट में हवा छोड़ रहे हैं, मतलब क्या हो गया? एक्सपायरेशन। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट में हम स्टेप को देख रहे हैं। तो वो है, एक हो गया इंस्पायरेशन एंड सेकंड हो गया वो है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन मतलब क्या? द प्रोसेस इन विच द एयर टेकन इन from external environment to body is known as the inspiration। चलो इसको लिख देते हैं, आप जरा इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि इंस्पायरेशन मतलब क्या। तो हम आज इंस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस द प्रोसेस इन विच गैसेस, एक्सचेंज नहीं लिखेंगे अपन, हम इसको गैसेस, द प्रोसेस इन विच द गैस और ऑक्सीजन
taken inside the body from environment। हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम अगर इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम गैस ले रहे, इन कर रहे बॉडी में, कहां से? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। तो डेफिनेशन इंस्पायरेशन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन इन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, ये हो गया ब्रीथिंग की पहली स्टेप या पहली प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हमारी ब्रीथिंग की कौन सी है? वो है एक्सपायरेशन। सेकंड प्रोसेस ब्रीथिंग की वो है एक्सपायरेशन। अब ये क्या हो रहा है? द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड टेकन आउट और एक्सपेल आउट from body to environment। मतलब इंस्पायरेशन में हम O2 अंदर ले रहे बॉडी के और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर छोड़ रहे। तो ये दोनों प्रोसेस मिला के जो प्रोसेस हो रही है वो हो गया हमारा ब्रीथिंग। दोनों प्रोसेस मिला के जो प्रोसेस हो रही है वो हो गया हमारा ब्रीथिंग। और अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम डिवाइड करते तो दो प्रोसेस हमें दिखती है, एक है इंस्पायरेशन, दूसरी है एक्सपायरेशन। तो ये क्या हो गया? ये पहला हमारा मैकेनिज्म हो गया किसका? रेस्पायरेशन का, जिसमें हम सांस ले रहे, मतलब ऑक्सीजन ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में छोड़ रहे। तो ये प्रोसेस में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें हमने ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो देखे थे, जैसे नोज हो गया, फैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्राकिया हो गया, ब्रोंका हो गया और लंग्स हो गए। तो ये पार्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, कौन से प्रोसेस में? ब्रीथिंग में, मतलब इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी। तो हमारा ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम 4 पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा ब्रीथिंग, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, हमने देखे ब्रीथिंग। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है मैं आपको वो पहले समझा देता हूँ। अगर हम एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो लंग्स में जाके रुका है, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है या आया हुआ है उसे वापस एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाहर का रेस्पिरेशन। बाहर का रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, बस इतनी ही प्रोसेस हो रही है। और इस प्रोसेस में सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही इन्वॉल्व हो रहे, बाकी कोई ऑर्गन नहीं हो रहा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर का रेस्पिरेशन, मतलब इन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन इन to the lungs and the carbon dioxide expel out from lungs to environment is known as the external respiration। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। तो it is a process, the process in which only oxygen taken in to lungs and
कार्बन डाइऑक्साइड from lungs expel out to environment। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन लिख के दी, द प्रोसेस इन विच ओनली ऑक्सीजन टेकन इन टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स एक्सपेल आउट टू एनवायरमेंट। ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है और लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जा रहा है। दिस प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है वो जाके लंग्स के अलोली में जाके बैठ रहा है। जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो लंग्स के अलोली सेल में जाके बैठ गया और वहाँ पे जो ब्लड सेल में से या ब्लड वेसल्स में से, ब्लड कैपिलरी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आके अलोली में बैठा हुआ है पहले से, वो बाहर निकल के एनवायरनमेंट में चला जा रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने जब सांस लिए, मतलब हमने ऑक्सीजन अंदर लिए तो अलोली में जाके बैठ गया, अलोली फूल गया, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अलोली का क्या हो रहा, बाहर आ रहा है। तो कुछ अलोली सेल ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और पहले से कुछ अलोली सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 part ऑफ अलोली रिशू ऑक्सीजन एंड 1 part ऑफ अलोली ऑलरेडी स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट फ्रॉम द अलोली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब सपोज हमारे पास 5 अलोली है और या 10 अलोली है, चलो हमारे पास 10 अलोली सेल है, तो ऑलरेडी 5 अलोली सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, 5 खाली है। तो ऑक्सीजन जो आ रहा है वो खाली अलोली सेल में भर गया, तब तक ये जो भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड से अलोली सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पुश कर रहे हैं। अब खाली क्या हो गए, 5 खाली हो गए, 5 ऑक्सीजन से भरे, 5 कार्बन डाइऑक्साइड वाले खाली हो गए। अब ये ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, वापस ब्लड सेल में छोड़ रहे, ब्लड वेसल में छोड़ रहे और ब्लड वेसल का कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें ले रहे। तब तक जो खाली अलोली है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो वापस ऑक्सीजन से भर रही है और ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन ब्लड वेसल में छोड़ के वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड में भर रहा है। इस तरह की प्रोसेस अल्टरनेट प्रोसेस होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होते रहता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो कंटिन्यूसली ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे ऑक्सीजन छोड़ रहे, उसमें हम रुक नहीं रहिए, हमारा ध्यान रहे न रहे, हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, कोई भी महत्वपूर्ण काम करते रहे, हमारा रेस्पिरेशन चलते रहता है कंटिन्यूसली। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ रहे, तो ये ऐसे अल्टरनेट काम करते हैं अलोली सेल, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भरा भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा रहता है और दोनों अल्टरनेटली खाली होते रहते हैं। तो इस तरह की ये प्रोसेस होती है, उसे ही हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आ रहा है लंग्स तक, सिर्फ लंग्स तक, और लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वापस जा रहा है। इतनी ही प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अलोली सेल होता है वो अलोली सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर फाइन ब्लड कैपिलरी का एक जाल बिछा हुआ होता है, उसकी वजह से उस ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन और अलोली का मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक तरह से एक डिफ्यूजन या फिर एक मेम्ब्रेन डिफ्यूजन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का देवान घेवान कर सके, ट्रांसफर कर सके एक दूसरे में। यही प्रोसेस उनमें होती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल रेस्पिरेशन। तो 3rd नंबर पे हम क्या करेंगे, आज इंटरनल रेस्पिरेशन देखेंगे। अब हम जब यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होती है जो अलग अलग है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दे रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कौन सा है, इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारा ब्रीथिंग हो गया, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन अलोली में आया था, वो ऑक्सीजन अलोली किसको दे रहा है, ब्लड कैपिलरी को।
किसको दे रहा है? ब्लड कैपिलरी को। तो अब हम इसका डेफिनेशन किस तरह से करेंगे कि द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट और सेल एंड फ्रॉम सेल टू लंग्स, उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं, तो एनवायरमेंट to lungs and lungs to environment, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए। अब वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख के दे रहा हूँ? लंग्स टू सेल एंड सेल टू लंग्स, इस रेस्पिरेशन को बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? डेफिनेशन ऐसी होंगी, द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम lungs to cell and cell to lungs, इसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे समझ में आ गया, हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला एनवायरमेंट टू लंग्स और लंग्स टू एनवायरमेंट, दूसरा लंग्स टू बॉडी सेल एंड बॉडी सेल टू लंग्स। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ब्रीथ करना मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हो गई ब्रीथ, जिसमें दो आते हैं, इंस्पायर करना अंदर लेना, एक्सपायर करना बाहर छोड़ना। और उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? लंग्स तक ऑक्सीजन ला रहे हैं, अलोली तक, और अलोली से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। तीसरा आ रहा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में अंदर जा रहा है, अलोली से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ रहा है, वो ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है? अब मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ। इसमें क्या कर रही है? हीमोग्लोबिन Hb ब्लड में गया, क्या गया? ऑक्सीजन। कहाँ से गया? अलोली से गया। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन गया, उस ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब हमने क्या किया? अलोली का ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ दिए। ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? आए हुए ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब कई सारे हीमोग्लोबिन होते हैं, तो जितने भी ऑक्सीजन आते हैं, हर हीमोग्लोबिन क्या करता है? 4 ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको वहाँ से लेके जाता है, मूव करता है हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है Hb4O2 वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है कॉम्प्लेक्स O2 को हर सेल के पास, ठीक है। अब वहाँ पे जब सेल आता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन ब्रेक करता है ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स को, और ये ऑक्सीजन क्या करता है? एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, तब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फिर से ब्लड कैपिलरी का एक जाल खींचा होता है, जिस ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होते हैं, और उनमें भी एक डिफ्यूजन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पास होता है ब्लड में से सेल के अंदर। अब हीमोग्लोबिन ने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था वो ब्रेक हो गया, और ऑक्सीजन वहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ घुस रहा है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर घुसने के बाद ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के काम में आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? लंग्स का ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड में वो फ्री अवस्था में नहीं घूम सकता,
तो हीमोग्लोबिन उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसे ले जाता है सेल तक। सेल के दरवाजे पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, जा भैया मेरा काम खत्म हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, और उसके साथ दोस्ती तोड़ देता है। और दोस्ती तोड़ने के बाद हीमोग्लोबिन अपने काम में चला जाता है। अब वहाँ पे हो गया ऑक्सीजन अकेला, अलोन। अब वो दरवाजा खटखटाता है सेल का, सेल दरवाजा खोलता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। अब ऑक्सीजन सेल का मेहमान है, अब ऑक्सीजन सेल का मेहमान है और सेल अब उसका इस्तेमाल करता है, उसका अवभगत करता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन सेल के घर के अंदर घुस गया, अब सेल क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ अपना यूटिलाइजेशन करेगा। तो उस जो रिएक्शन होंगी उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों अब देखो, हमने जो रेस्पिरेशन प्रोसेस देखी है उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं वो स्प्रिंग होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से थोरेसिस के आगे और साइड में फैल जाता है और लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जगह देता है। साथ में डायफ्रागम है जिसके मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और डायफ्रागम ऐसे बेंड हो जाता है, लंग्स को एक्सपांड करने के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, जब लंग्स का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर से कम हो जाता है, तब हवा हमारे अंदर, एयर ऑक्सीजन हमारे अंदर एंटर करता है। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। लेकिन जब लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है और उस पर दबाव आता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर, तब जाके क्या होता है, इनर एयर बाहर आती है और एनवायरनमेंट में चले जाती है। तो इस तरह से ये प्रेशर जनरेट होने की वजह से एक एयर का एक्सचेंज होता है। जब एयर अंदर आने के लिए लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर अंदर आ जाते हैं, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स पे दबाव आता है और वो एयर क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो यही हमारी सिंपल प्रोसेस है। अब दूसरा क्या होता है, जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है उस समय ब्लड का प्रेशर में बढ़ जाता है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्शन टूट जाता है और सेल का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के पास होने वाला ऑक्सीजन पास होके चला जाता है सेल में। तो प्रेशर बढ़ना ब्लड का और सेल का प्रेशर कम होना, इसी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में ये भी होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल के अंदर बना हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रेशर की वजह से जैसे ही ऑक्सीजन पास हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है और सेल का प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब उसका प्रेशर, उसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है वाटर के साथ। तो अगर समझो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में कन्वर्शन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है और ये मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल HCO3+, ये मॉलिक्यूल लो क्या मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होने की वजह से इजीली सेल के बाहर आ जाता है और ब्लड में आ जाता है। तब ये क्या होता है, एक एसिड की तरह ब्लड में मूव होते रहता है। लेकिन जैसे ही लंग्स के पास आता है, इसका कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और इसका कन्वर्शन हो जाता है CO2 में और बाकी का जो होता है उसका कन्वर्शन हो जाता है वाटर में। और इस तरह से लंग्स में जाने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है और वो एंटर करता है लंग्स में, और लंग्स में एंटर करने के बाद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमने पहले क्या देखे कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा, और ऑक्सीजन जब सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जाता है तब हीमोग्लोबिन उसका कॉम्प्लेक्स ब्रेक करता है। जब वहाँ पे क्या होता है, एक तरह का प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड वेसल में और सेल का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से पास होकर सेल के अंदर एंट्री करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बना हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आता है ब्लड में। तो बाहर आने से पहले
सेल के अंदर जो वाटर फॉर्म होता है उसके साथ उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स सीधा एंटर करता है ब्लड में और ब्लड से तो वो आता है लंग्स के पास। जब वो लंग्स में आता है तब उसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर कम होता है और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और फिर वो इजीली एंटर करता है लंग्स में। तो ये तरह की प्रोसेस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट प्रोसेस हमने देख रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये 4 स्टेप में क्या क्या होता है। तो हमने 3 स्टेप में देखे क्या क्या हुआ रहा है, अब 4थी स्टेप में देख रहे कि ये क्या हो रहा है। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन सेल के अंदर घुस गया, सेल के अंदर घुस गया, वो ऑक्सीजन डायरेक्टली जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ इंटर करता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम इस ऑक्सीजन को खींचते हैं और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उसको खींचते हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। O2 प्लस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट होता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, C6H12O6 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब इनके रिएक्शन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एक मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। वो कौन सी रिएक्शन होती है, पहली होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी है फास्फोराइलेशन। दो रिएक्शन वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का कन्वर्शन होता है, कंबक्शन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शन में और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और वाटर तैयार होता है और एटीपी फॉर्म होता है। क्या होता है, यही रिएक्शन अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो C6O2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP फॉर्म होता है। तब वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। जिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, उसका कंबक्शन होता है, उसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज के साथ और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और उसके बाद फास्फोराइलेशन होता है जिसमें वाटर रिलीज हो जाता है और इस तरह से ये दो रिएक्शन होने के बाद हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, और ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये ATP और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तीनों प्रोडक्ट में से ATP माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है एज ए एनर्जी और जब जब बॉडी को उसकी जरूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होते हैं एट अ टाइम, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और वो कॉम्प्लेक्स वापस ब्लड में आता है और ब्लड से ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होके लंग्स के अंदर एंट्री करता है और वहाँ से वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब सिंपल तरीके से ये है कि एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद लंग्स में जाना, लंग्स से ब्लड में जाना, ब्लड से सेल में जाना
आना, सेल में रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद, उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद उसका कन्वर्सन कार्बन डाइऑक्साइड में होना, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आना, ब्लड से वापस लंग्स में आना और लंग्स से वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देना। ये पूरी प्रोसेस मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है। ये पूरी प्रोसेस मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, जिसमें हमने 4 स्टेजेस देखे, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 स्टेजेस हमने यहाँ पे देखे हैं। समझ में आ गया? तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या कि एक ऑक्सीजन बॉडी में आना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ना, और उसके लिए ये पूरी 4 स्टेप की लंबी प्रोसीजर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं जाएगा उसकी रिएक्शन नहीं होंगी, और रिएक्शन नहीं होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। जब जब ऑक्सीजन का कंबक्शन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स टू बाहर एक्सटर्नल में छोड़ा जाता है। ये पूरी प्रोसेस है मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है बच्चों।